आज हमें देखना है जी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर दूसरा सवाल। एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ग्रुप इंटेंजिबल एसेट्स। पहला पॉइंट है जी, एज ऑन 30 जून 2017 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एएल्स लाइसेंस एंड री रिलेटेड रीवैल्यू सर्विस वर 450 मिलियन एंड 30 मिलियन। अच्छा जी, अब बच्चों हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट में भी दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। अब यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट का सवाल आया है लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल है बीच में। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 450। और उससे रिलेटेड सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? आवाज नहीं आई। 30 मिलियन। ठीक हो गया। अब आपको पता है हर साल के एंड पे जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सरप्लस में से निकाल के आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? वो सारा कंसेप्ट भी सेम है यहाँ पे। पहला पॉइंट में बताया नहीं कोई कंफ्यूजन? पहला पॉइंट पढ़ ले जरा ध्यान से, आप जल्दी करो। तो इसमें कोई बात जो समझ नहीं आई। फिर अब दूसरा पॉइंट, ऑन यकम जुलाई 2017 एएल acquired entire shareholding of Mango Limited for 1950 million. Fair value of net asset appearing in ML's book on a question date are given below. अच्छा, ये बेसिकली कंसोलिडेशन का पॉइंट है। ये आपने नहीं पढ़ा, भी फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। तो चलिए जरा सवाल देख रहे, स्प्रिंग 2018 में आया था। ट्यूलिप लिमिटेड, ये बच्चे इस सवाल में ना कंसोलिडेशन का एक पॉइंट है कि उसने एक पूरी सब्सिडरी बाय कर ली है। तो वो चूंकि अभी आपने पॉइंट पढ़ा नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। ये जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो ये सवाल दोबारा करेंगे। ट्यूलिप लिमिटेड, टोटल एसेट कितने हैं जी ट्यूलिप लिमिटेड के? 2700। लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, ड्राफ्ट फाइनेंशियल ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। While reviewing the draft financial statement, following matter have been noted. Number one, TL commenced development of new product on Yakam January 2017। क्या किया जी? डेवलपमेंट किया, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू द लॉन्चिंग डेट ऑफ Yakam अक्टूबर 2017 एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। कहता है कैपिटलाइज कर दिए हैं, मतलब ये है कि इस एसेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये बात समझ आ रही? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। तो समझ आ गई बात है? फिर ये समझ आई। अब वो कहता है इंटेंजिबल एसेट बना रहे हो या सादल फाज में नया प्रोडक्ट बना रहे हो, उस पर खर्चा कितना आया? 2700। कैसे? आपने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, वहां पे लेबर काम करी थी सुबह दोपहर शाम। क्या काम करी थी? नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काम हो रहा। लेबोरेटरी बनाई हुई थी, लेबोरेटरी में लोगों को कहा था भाईजान काम करो। अच्छा भाई, जितने लोगों को सैलरियां देंगे क्या वो कैपिटलाइज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बोला तो सही, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर क्राइटेरिया मीट होगा तो सैलरियां देखेंगे ना। क्राइटेरिया की तो बात ही नहीं कर रहे आप। क्राइटेरिया की बात करेंगे तो पता चलेगा। समझ लगी? इक्विपमेंट, अच्छा लेबोरेटरी में जब काम कर रहे होंगे तो लेबोरेटरी में क्या हवा में काम कर रहे होंगे? कोई ना कोई इक्विपमेंट तो यूज कर रहे होंगे। इक्विपमेंट का खर्चा कितना आया बच्चों? 1620। और उसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। कंज्यूमेबल्स 398। कंज्यूमेबल से क्या पता है? वो चीज जो आप यूज करते हैं वो खत्म हो जाती है। जैसे मार्कर है,
मार्कर व्हाइट बोर्ड पे लिखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खत्म हो गया। तो मार्कर को हम लॉन्ग टर्म एसेट नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? ये कंज्यूमेबल है। ये क्या है? कंज्यूमर का हर के मतलब ये नहीं कि जनाब लेज के पैकेट थे, खाते रहे खाते रहे। और समझ आ गई बात? अच्छा ये स्टेपलर की पिने, ये भी कंज्यूमेबल्स में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि जैसी पिने परचेज की हैं 1 2 दिन तक या मैक्सिमम हफ्ते तक या मैक्सिमम महीने तक खत्म हो जाएगी। कंसल्टेंट फी, कंसल्टेंट क्यों हायर किया? ठीक है जी। तो वो उसका मतलब ओपिनियन लेना होता है समटाइम, या ट्रेनिंग देनी होती है वगैरह वगैरह। टोटल कितना खर्चा आया बच्चों? इन सबको टोटल करें जरा। है 4808। अच्छा जी। आगे देखते जी। द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1 मार्च 2017। क्राइटेरिया किस दिन मीट हुआ? 1 मार्च 2017 को मीट हुआ। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वाज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2017। अब जरा ध्यान से, क्राइटेरिया बच्चों किस दिन मीट हुआ है? और ये जो सैलरियां पे कर रहे हैं, ये कब से लेकर कब तक की पे की होगी? जब कमेंसमेंट शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी को। और लॉन्चिंग डेट 1 अक्टूबर तक खर्चा आया। तो कितने महीनों का खर्चा आया बच्चों? आवाज नहीं आई। तो ये 2700 की जो सैलरियां पे की गई हैं, ये 9 महीनों की सैलरी है। जबकि कैपिटलाइजेशन का जो क्राइटेरिया था, रिकग्निशन क्राइटेरिया था, कब मीट हुआ? तो कितने महीनों की सैलरियां बैलेंस शीट में जानी चाहिए और कितने महीनों की सैलरियां प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए? हाँ जी। 2 महीने की एक्सपेंस आउट करेंगे और 7 महीनों की बैलेंस शीट में जाएगी। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी? प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल जाने वाली फिगर निकाल सकते हैं बच्चों? निकाले जरा। 600 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में कितना जाएगा? है 2100। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा। अब इक्विपमेंट के बारे में उसने क्या बताया है कि इक्विपमेंट लिया था 1620 का। कितने का लिया था? उसकी लाइफ कितनी है? अब याद देखो, इक्विपमेंट सारे का सारा इनटेंजिबल एसेट में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट तो टेंजिबल है। वो कौन सा हम कह सकते हैं कि भाई उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती? इक्विपमेंट की तो फिजिकल फॉर्म होती है। इक्विपमेंट अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये 16 में जाएगा। लेकिन अगर वो इक्विपमेंट इस इनटेंजिबल एसेट की तैयारी में इस्तेमाल हुआ है तो उसकी डेप्रिसिएशन यहां पे जाएगी। उसकी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। समझ आ रही बात है? इक्विपमेंट खुद से एक एसेट है, उसकी अपनी एक पहचान है, वो जाएगा ये 16 में। लेकिन अगर वो किसी और एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुआ है तो उसकी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की बजाय उस एसेट की कॉस्ट में जाएगी। अभी इक्विपमेंट लिया था 1620 का, लाइफ कितनी है उसकी? 5 में डिवाइड करेंगे तो साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन हमने कितने महीनों की डेप्रिसिएशन निकालनी है? 7 महीनों की। तो जरा 7 महीनों की डेप्रिसिएशन निकालें। हाँ जी। 180। पहले तो टोटल डेप्रिसिएशन निकाले, कितनी बनती है? अच्छा मैं करता हूँ।
देखें ये कूपन कब परचेज किया था, 1 जनवरी को। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, कैसे पता लगा, 31 दिसंबर को। ठीक हो गया, तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन आई होगी। क्यों, ये कूपन 1 जनवरी को परचेज हो गया, तो कितनी डिप्रिसिएशन आई होगी, 3, 2, 4। ठीक हो गया। इसमें से कितने महीनों की डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए, हाँ जी, है। 5 साल की टिकट है भाई। हाँ तो 5 मंथ की निकालो, कितनी बनती है, तो बैलेंस शीट में कितनी जाएगी, 189। चेक कर लो भी, चेक कर लो। यहाँ तक की बात समझ आएगी। अच्छा जी। TL estimated that useful life of new product will be 10 year। वो कहता है ये जो नया प्रोडक्ट बना रहे हो ये इंटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है, ये आपको कितने साल फायदा देगा, 10 साल। हाउएवर TL हैड नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन इन 2017। वो कहता है 2017 में उसने कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की। क्या 2017 में अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए थी, कब से चार्ज होनी चाहिए थी, है 3 महीनों की, कौन कौन से महीने, तसल्ली से कोई जल्दी नहीं है। 3 महीने की, क्यों भाई 3 महीने की क्यों, हाँ लॉन्चिंग डेट का मतलब यह है कि डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी थी तभी तो लॉन्च हुआ है। अगर डेवलपमेंट ना मुकम्मल हुई होती तो पब्लिकली हम लॉन्च ना करते। गाड़ी कब लॉन्च होती है, जब आइडिया होता है दिमाग में कि यार ऐसी गाड़ी बनाएंगे, नहीं, जब बना चुके होते हैं लोगों को पब्लिकली हम उस वक्त शो करवाते हैं कि यार ये गाड़ी है, इस तरह से हम ये बना रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं यार नहीं। तो लॉन्चिंग डेट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी। तो समझ आ गई बात है। तो बच्चों कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, 3 महीनों की। लेकिन जब तक कॉस्ट फाइनल नहीं होगी डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, पहले तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट फाइनल करनी है ना। क्या इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ये इक्विपमेंट की कॉस्ट जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। क्यों बोला, तो वो तो IS 16 में जाएगा ना। तो फिर इसका क्या जाना चाहिए यहाँ पे, उसकी डेप्रिसिएशन जानी चाहिए। ये वाली वैल्यू इंटेंजिबल एसेट में जाएगी, ये वाली वैल्यू इंटेंजिबल एसेट में जाएगी। अगला पॉइंट, ये कंज्यूमेबल्स का खर्चा कितना हुआ है, कितने महीने हुआ है, 12 महीने हुआ है, 9 महीने का खर्चा हुआ है। लेकिन कितने महीने का खर्चा बैलेंस शीट में जाना चाहिए और कितने महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू बताओ जल्दी करो, है 88। और कितने महीनों का बैलेंस शीट में जाएगा, 309। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, कंसल्टेंट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये भी कंसल्टेंट पहले दिन से साथ अटैच था, तो इसके भी 9 महीनों की सैलरी बनती है। कितने महीनों की प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और कितने महीनों की बैलेंस शीट में जाएगी,
क्या यहाँ तक की बात से लगी? बोलो तो सही। अब बच्चों बताओ, प्रॉफिट लॉस में टोटल खर्चा कितना जाना चाहिए? 800। और बैलेंस शीट में 2669, ऐसी है। हम कहेंगे कि ये बंदे जो हैं, ये जो 2700 के टोटल एसेट लेके गए हुए हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। यार 2700 फिगर ठीक नहीं है। क्या है, कुछ गड़बड़ तो है। नाम क्या था उसका? हाँ, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बच्चों। बेसिकली स्टाफ सैलरी कितनी बनती है? 30 बनती है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। इसको डिवाइड करना था 9 पे, मल्टीप्लाई करना था 2 पे। दोबारा वैल्यू निकाल। वो वैल्यू गलत लिखी हुई। 30 को 9 पे डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 6। ये आता है 7 और 23। ये 360 है। इसको भी डिवाइड कर दें 5। क्या आंसर आएगा? यार वो लैपटॉप चार्ज पे लगाया, उसको लेके आओ इधर। हाँ जी। 360 को 5 में डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 72। उसमें से प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा? और बैलेंस शीट में 42। 90 को डिवाइड करो 9 पे, मल्टीप्लाई पे 2 है। लड़ो लड़ो लड़ो, एक दूसरे सिर फाड़ दो। हाँ, तू तो अकाउंटेंट की नौकरी भी की है। सज्जे का खब्बे कर दिया फड़ के तो है। हाँ, 47। और ये जाएगा बैलेंस शीट में, और ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। टोटल करो जरा, शाबाश। 104 और
पूरा देख लो भाई, देख लो। हाँ भाई, हो गया जी। अच्छा, अब बच्चों ये कहना चाह रहा है कि 692 जो है ये गलती से 2700 के अंदर पड़ा हुआ है। हालांकि इसमें से 104 जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, और 300 रिकॉर्ड होना चाहिए था। कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए था? इंटेंजिबल एसेट के तौर पे। और दूसरी बात, ये 360 जो आपका एस इक्विपमेंट है, ये भी इसमें से सिर्फ 42 की डेप्रिसिएशन जानी चाहिए कहाँ पे? बैलेंस शीट में। 30 की कहाँ जानी चाहिए? तो 360 में से माइनस करके जो बाकी बचेगा वो इक्विपमेंट के तौर पे IS 16 में जाना चाहिए। समझ आ गई ना? तो 360 के बच्चों तीन टोटे होंगे। कितने टोटे होंगे? तीन। कौन कौन सा? ये 30 वाला कहाँ जाएगा? 42 वाला कहाँ जाएगा? और बाकी का क्या बच गया? 360 बच गया। घर फिटे या हालित तेरे थे। एक शायद तीन टोटे करिए हैं। टू डबल एट ये जाएगा IS 16 में, ये जाएगा IS 30 में, और ये जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक की बात सुन लगी? अब बोलो तो सही। अच्छा, ये इंटेंजिबल एसेट जो फाइनल हो गया है, अब पता लग गया मैं इसकी फाइनल कॉस्ट क्या बनती है। 300 बनती है। इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि इसने कहा हाउ टी हैज नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन इन 2017। तो कह रहा 2017 में उसने कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की। फिर इसको लगाओ चार्जिंग पे। रहने दो, चार्जिंग में लगा दो बस। समझ लगी बात है? अब 300 की अमोर्टाइजेशन चार्ज करें। किसको किससे मल्टीप्लाई किया, किस पे डिवाइड किया? 300 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, क्या आंसर आता है? 7 आता है। हाँ भाई, इस पे सोच लो, जो जो मैक्सिमम दिमाग में आ सकता है बता दो शाबाश। और यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई टेंशन पेंशन? अच्छा, इसने मांगा क्या सवाल में, पहले ये पढ़ लें। डिटरमाइन द रिवाइज अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट इफ एनी। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम टोटल एसेट्स
हाँ जी, टोटल एसेट की वैल्यू क्या गिवन है? 2700, यही गिवन है ना? इसमें से बच्चों हम क्या माइनस करेंगे जरा बताएं। अच्छा, फिर 692 माइनस कर दिया, 300 जमा कर दिया, और क्या किया? करो जरा, क्या आंसर आता नेट? हाँ जी, टोटल एसेट्स। टू फाइव, कितना फर्क आया? 104 का। तो यही 104 लिखा हुआ यहाँ पे, यही लिखा हुआ 104। होते बड़ा हो जाओ। सही, शाबाश। कौन फेर के तू बरकत मार के नहीं आना। हमने ये बता है हमारे पास टेंजिबल कितने हैं, इंटेंजिबल कितने हैं, ये इस फिगर को एडजस्ट करना है? ये तो सॉल्व। हम्म पर हमने टोटल जो एसेट है इसमें टेंजिबल और टेंजिबल सेपरेट सारे हैं, टोटल है ना? टोटल से क्या मुराद है? करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल सारे इकट्ठे। इसमें से अब फिर हम वो निकाल लेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी वैल्यू जा रही है? 104, ये माइनस कर देंगे। और एक और चीज भी है, ये 7.5 की डेप्रिसिएशन, ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। जो फाइनल फिगर होगी वो यहाँ पे। 25 88.5, यहाँ तक की बात सबको समझ आई बच्चों? ये अभी तक मैंने सिर्फ पहला पॉइंट एडजस्ट किया है। कौन सा पॉइंट एडजस्ट किया है? पहला पॉइंट। टोटल लायबिलिटी 1620। क्या इनमें से कोई चीज लायबिलिटी में जानी है? कोई भी चीज लायबिलिटी में नहीं जानी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना बचो? 398। इसमें कुछ जाना है? यस, वो 104 और 7.5 दोनों यहां से माइनस होने। क्या यहां तक की बात समझ लगी सबको? है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो यहां तक की बात समझ लगी। लेकिन बच्चों याद रखना, ये भी सिर्फ पहला पॉइंट एडजस्ट हुआ है, अभी दूसरा पॉइंट रहता है। दूसरा पॉइंट पढ़ो जरा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, a claim of 20 million was lodged by a customer for applying defective in some product। अच्छा, ये अभी आप, अगला पॉइंट है IAS 37 वाला, ये भी आपने नहीं पढ़ा। हाँ जी, तो बैलेंस शीट में लेके गए हैं 42। ये वहां पे ऐड
तो इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना। देखो ये 300 सारे का सारा ऑलरेडी इसके अंदर 2700 के अंदर मौजूद है, तो माइनस करके दोबारा जमा करेंगे। देखो अगर तुम्हें कहता है ना कि टोटल एसेट लैदा लैदा करो, इंटेंजिबल लैदा, टेंजिबल लैदा, तो फिर हम 300 माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहाँ जाना था, इंटेंजिबल में। लेकिन ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, टोटल एसेट। तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों क्या है। अगर इसमें से 300 निकाल लेंगे तो जमा कहाँ करेंगे 300, इसी के अंदर ही जमा करेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कुछ भी नहीं। नहीं समझ आई? हाँ, समझ आ गई। अगर तो वो कहता है जी नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतने का है, इंटेंजिबल एसेट इतने के हैं, करंट एसेट इतने के हैं, ये डिटेल देता, तो फिर हम करते प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से वैल्यू निकाल के कहाँ पे शिफ्ट करते, इंटेंजिबल में। लेकिन उसने हमें टोटल एसेट बताए हैं, तो टोटल एसेट में अगर कोई इंटेंजिबल टेंजिबल में चला गया है तो हमने तो टोटल ही बताने है ना। नहीं बात सुनेगी, हम उसको फिर 300 माइनस करेंगे, फिर जमा कहाँ करें, उधर ही जमा करना है। तो फिर अल्टीमेटली हम उसको कुछ नहीं कर रहे। तो अगर ये पहला पॉइंट बच्चों हम ठीक कर लें, तो मुझे बताएं जरा टोटल एसेट की करेक्ट वैल्यू क्या आती है। हैं? और ये हैं? ये 2588.5 आना मेरा ख्याल। ये बात सबको समझ आ गई थी। अच्छा ये बच्चे ये सवाल देखते हैं, डव लिमिटेड, इसको पढ़ते हैं। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 2020, यकम जनवरी 2020। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव, हाँ जी। अब आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेज है। ये रिसर्च फेज है या डेवलपमेंट फेज, ये जिसको पता होगा वही बता सकता है। ये क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आने वाला खर्चा या तो बैलेंस शीट में जाना है या प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। हाँ जी, एक था पैरा 59 और एक था पैरा 56। हाँ भाई, यहाँ पे ढूंढे वो वर्ड, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव है। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों। तो ये क्या है फिर, रिसर्च। तो 2 मिलियन कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। सीधी सीधी बात समझ आएगी। इस पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मैच करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, ये बात कहीं पड़ी हुई है। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप,
प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप किधर है जी? लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप। क्या मतलब है कि प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसका क्या करना है? टेस्टिंग करनी है। ठीक है जी, बहरहाल यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि टेस्टिंग की है कि नहीं की। हम मान लेते हैं जनाब कि ये कौन सी फेज है, डेवलपमेंट फेज, मान लिया। अगला पॉइंट, पायलट प्लांट, ढूंढो यहाँ पे वर्ड, कौन सी फेज है? डेवलपमेंट फेज है। फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए ना। इसका ताल्लुक लेना देना है कि क्या ये इंटेंजिबल एसेट की वर्किंग के लिए नेसेसरी है या नहीं है। अगर तो नेसेसरी है खर्चा जमा करेंगे, अगर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। हाँ जी, फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, उसको रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट के पास जाके, तो क्या ये जरूरी है कि नहीं है? आवाज नहीं आई। जरूरी है, तो ये कैपिटलाइज होगा। ये ऐसी जैसे आपने बाइक ली तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट आपने बनवाए हैं वो बाइक की कॉस्ट का हिस्सा है। समझ लगी? आपने लैंड बाइक किया तो रजिस्ट्री का इंतकाल करवाना पड़ेगा ना। ओ, पता भी यार रजिस्ट्री किनू कहते हैं, इंतकाल किनू कहते हैं? कि इंतकाल सिर्फ वही है जो परदादा जी फौत होए ने। हाँ, तो बच्चों ये क्या होगा, ये भी कैपिटलाइज होगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, सैंपल्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं अगस्त से अक्टूबर में, 32 मिलियन का खर्चा आया है। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ये क्या कह रहा है? ये तो वो है। तो तो फिर ये चीज देखते हैं ना, जनरेटेड है या क्या कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में कि प्रॉफिट एंड लॉस में? क्यों? हम वो नहीं करते, फिर वो को ये कर देते हैं, ये को उधर कर देते हैं, उधर को इधर कर देते हैं। हाँ, पेपर में लेके आएंगे, वो हो गया, फिर कुछ कुछ ये हो गया। हाँ, ये थी ना कि कॉस्ट भी और बताया कि ये सेल्फ जनरेटेड है या परचेज है। हाँ, तो क्या लग रहा है पढ़ के? सर इसकी कॉस्ट तो गिवन है लेकिन सेल्फ जनरेटेड और उसके बारे में नहीं बता रहा। बिल्डिंग है सर, मतलब तो बिल्डिंग है, वाह, ये तो बिल्डिंग है, ये तो IS 16 में जाएगा। हाँ, क्या मतलब है? तो क्या मतलब है? हाँ जी, वो कहता है भाई कह रहे हैं कि उसने तो बताया ही कुछ नहीं है, हालात चेक कर लो। बिल्डिंग का वर्ड यूज किया है, बिल्डिंग बना रहा है ना? 3 फ्लोर की कि 4 फ्लोर की? हाँ जी, और ये पता चल गया कि ये ब्रांड परचेज किया है या खुद बना रहे हैं? कैसे पता लगा? बिल्डिंग से, दिमाग वही बिल्डिंग आ रही 4 फ्लोर वाली, ये हालात हुए बड़े हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 15 मिलियन कहाँ जाएगा कैपिटलाइज? ये 32 मिलियन कहाँ जाएगा? अच्छा, इसका नहीं भी पता। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है NRV ऑफ 20 मिलियन, मतलब हमने खर्चा किया 32 मिलियन का, लेकिन कमाई कितनी कर सकते हैं? इससे ऊपर नहीं कर सकते। लॉस कितना हो गया? 12 मिलियन का लॉस हो। समझ आ रही बात? अगला पॉइंट, DL has also incurred directly attributable salaries and overhead of 5 million and 1.5 million respectively in each month over the development period of new product। तो सैलरी और ओवरहेड के खर्चे जाने हैं कि नहीं जाने? कब जाने कब नहीं जाने? क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कब मीट हुआ। ये तो हर महीने के खर्चे हैं। अब आगे पढ़ते हैं,
द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1 अप्रैल 2020। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों, ये 2 मिलियन कहाँ जाएगा, ये 17 मिलियन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हालांकि ये डेवलपमेंट फेज है, इसके बावजूद ये कहाँ जाएगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये खर्चा कब किया है, उस वक्त क्राइटेरिया मीट नहीं होता, चाहे वो डेवलपमेंट फेज भी है। हाँ, अगर ये क्राइटेरिया ना लिखा होता तो बच्चों ये 17 मिलियन हम कहाँ ले जाते, हम इसको कैपिटलाइज कर लेते। अगर ये क्राइटेरिया की डेट ना लिखी तो हम अज्यूम करते पहले दिन से क्राइटेरिया मीट हुआ था। 40 मिलियन को क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कब खर्चा हुआ है, अप्रैल से जुलाई का खर्चा। फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स क्या करेंगे जी, कैपिटलाइज करेंगे, क्यों। अब इसका ताल्लुक महीने के साथ नहीं है कि अगस्त का महीना इसलिए नहीं, इसका ताल्लुक ये है कि आपने जाके, जब आप उस वक्त एसेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जब तक क्या ना कर लें, आप उसको रजिस्टर ना करवा लें। ठीक है जी, तो अगस्त 2020 में आपने उसको रजिस्टर करवाया है, ये टाइम मैटर नहीं करता, ये है ही इंटरनली डिफरेंट चीज, क्योंकि ये वो खर्चा नहीं है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आप लगा रहे हैं, ये तो लाइसेंस है। समझ आ गई बात, तो इसका महीने से कोई लेना देना नहीं है, ये भी कैपिटलाइज होगा। एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1 नवंबर 2020। कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट किए बच्चों, 1 नवंबर को। तो ये जो सैंपल का पंगे लिए हमने, ये कब लिए, क्या समझ लगी बात। तो बच्चों अगर 32 मिलियन का खर्चा किया है तो 32 मिलियन कैपिटलाइज करेंगे। 32 मिलियन का खर्चा हुआ है, क्या 32 मिलियन का नुकसान हुआ है, नहीं, नुकसान कितना हुआ है, ये जाके कैपिटलाइज होगा, क्योंकि 20 मिलियन तो मिल जाना है, तो खर्चा 32 मिलियन नहीं है। अगर 32 लगा के 20 वापस आ रहा है तो फिर खर्चा 32 है, और बोलो तो सही, 12 खर्चा है, तो खर्चा जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, 20 तो मिल जाएगा आपको। अब बिल्कुल जाता, ये कौन सा लॉस है, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि किस स्टेज का लॉस है, क्या ये प्रोडक्शन का लॉस है, वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्शन करके लोगों को बेच रहे हैं, तो फिर IS 16 पढ़ा है आपने, IS 16 में जब प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे भी टेस्ट रनिंग करते हैं, उसमें भी तो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका लॉस कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में। वेरी गुड, शाबाश, FR1 पास है, क्या रिजल्ट आना है अभी, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है। ये देखिए मेरी बात सुने, एक ये है कि आपके पास एक प्लांट है, आप उस पे 1 यूनिट बना के देखें कैसा बना है, वो बना के देखें या इकट्ठे 1000 यूनिट बनाना शुरू कर दें, थोड़े थोड़े 1000 1000 करके बना देते हैं। हाँ, हमेशा क्या है, सबसे पहले पहला यूनिट बना के देखो कैसा बना है, अगर तो खराब बना है तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, उस वक्त तो ज्यादा पैसे डूब जाएंगे। नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो ये वो सैंपल हैं जो शुरू शुरू में हम ट्राई कर रहे हैं कि प्लांट कैसा चलेगा। अगर ये ट्राई ना करें, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो फिर आपका नुकसान 32 मिलियन या 12 मिलियन नहीं होना, बिलियंस में होना है, क्योंकि आपने लार्ज स्केल पे क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलो तो सही। जिस वक्त iPhone 16 लॉन्च किया था एप्पल वालों ने, iPhone 17 उनके पास था,
लेकिन वो लॉन्च नहीं किया, क्यों? सारा साल वो पंगे लेते रहते हैं, ताकि मार्केट में जाने से पहले जलील ना हो रहे हम। और समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो आईफोन 17 के ऊपर ऐसा नहीं है कि वो सितंबर में जाके प्रोड्यूस होना है, वो प्रोड्यूस हो चुका है। वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त? पंगे ले रहे हैं, टेस्ट रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 घंटे कॉल करके चेक कर रहे हैं। क्या तो नहीं है कि तो 5 मिनट में गर्म हो जाए, सिग्नल ड्रॉप तो नहीं हो जाते, स्क्रीन तो नहीं खराब हो जाती, गर्म तो नहीं हो जाता मोबाइल चार्जिंग करते करते? तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो वो सारा साल क्या करते रहते हैं? टेस्टिंग करते रहते हैं। ये नहीं है कि सितंबर में जाके तैयार हो यार, डब्बे पैक करके तो बाहर मार्केट निकाल दो, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल तकरीबन अरबों में, करोड़ों में भी नहीं, अरबों में सेल होना है। तो अगर उसमें कहीं पे थोड़ा सा मसला आ गया तो अरबों यूनिट वापस नहीं आएंगे फिर। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस वक्त बहुत बड़ा फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा यूनिट वापस मंगवाने के लिए। चलो वापस आ गए, फिर उसको ठीक करो, वो लदा स्यापा। ब्रांड इमेज तबाह, वो लदा मसला। सैमसंग ने जो बाहर निकल के लुडियां डालनी है, वो लदा। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लिहाजा क्या करें, आप अब चीज बना रहे हैं, ओके, उसको क्या करो, अपने कंपनी के अंदर ही क्या करो, टेस्ट करो। और उस टेस्टिंग में जो खर्चा आएगा वो क्या करेंगे, वो भी आपके उस, देखें, सिंपल जो वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड में, ये लिखा है कॉस्ट इनकर्ड दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू सेलेबल कंडीशन या यूजेबल कंडीशन। तो ये नेसेसरी है कि नहीं है? ये नेसेसरी है, इसके अलावा कर नहीं सकते आप प्रोडक्शन लार्ज स्केल। यहां तक की बात में लगी बच्चों? Compute the cost of new product for initial measurement. Also discuss the reason for ignoring any of the above expenditure in computation. वो कहता है ये वाली ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि तुसी कॉस्ट फाइनल कर ली है, वो तुक्के से भी हो सकती है। वो कहता है वो भी बताओ जो नहीं शामिल की है, वजह क्या है वो भी बताओ, ताकि तुक्का कहीं से भी ना लगे आपका। नहीं समझ आ रही? मतलब नाल दे कोलो तुसी एन टाइम ते नाल दे कोलो पूछ ले यार की वैल्यू क्यों आ रही है, उन्होंने कहा यार यदि वैल्यू आ रही है तकरीबन तकरीबन 50 मिलियन। अब आप सोच में पड़ गए, वो तो चला गया उठ के। अब आप कह रहे हैं यार किनू जमा करिए तो 50 बनता है। आपको पता लगा यार 40 या 15, 15 जो माइनस कर दिए 5 तो 50 बन जाएगा। चलो जी, 50 बना के उठ के आ गए तुसी। लो जी, अभी सवाल ठीक हो गया। समझ आई? आई क्या अकलमंद है? तो इसलिए ना, सिर्फ कॉस्ट नहीं बतानी, जो शामिल नहीं किए उसकी वजह भी बतानी, ताकि पता लगे तो वाकई आंदा है कि नहीं आंदा। समझ आइए जी? क्या नाम है सवाल का? है? अब जरा देखो बच्चों, क्या ये 40 मिलियन कैपिटलाइज होगा? यस। क्या ये 15 मिलियन कैपिटलाइज होगा? यस। क्या ये 12 मिलियन कैपिटलाइज होगा? यस। ये खर्चा जरूरी है, लेकिन 32 नहीं आना। क्या आना है? 12 आना है। ओके। अब अगला मसला, यहाँ पे सैलरियां और ओवरहेड थे। सैलरियां कितनी थी? 5 महीनों की, 5 मिलियन थी पर मंथ। क्राइटेरिया कब मीट हुआ? कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हुई? तो कितने महीनों की सैलरी आएगी बच्चों? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की भी आएगी? क्यों नहीं आएगी? हाँ जी, हाँ ये कब नवंबर को हो गया? तो बच्चों क्या करेंगे, 5 × 7, और ये 1/5 × 7। समझ लगी बात? मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.5 आएगा। इन सबको जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। सवाल समझ आया? ये उसने पूछा है। अब अगला पॉइंट, कौन कौन सी चीजों को हम बैलेंस शीट में नहीं लेके जा रहे, उसकी वजह बतानी है। सबसे पहले किसको नहीं लेके जा रहे? हाँ जी, अच्छा जी, 2 मिलियन को नहीं लेके गए, वजह क्या बताएंगे? उर्दू में बताना है?
तो अंग्रेजी, शाबाश अंग्रेजी, टूटी भजी सही लेकिन अंग्रेजी मुंह से निकलनी चाहिए। जहां भी अंग्रेजी की गल करो, लूले लंगड़े गूंगे बहरे आंदे, बस ठोस। क्या 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 क्या? हम कहेंगे इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव इज एन एक्टिविटी ऑफ रिसर्च फेज। समझ आ गई है? एक लाइन लिख लो लेकिन सुथरी लिखो। ठीक है जी। पहला, हमने किस चीज को एक्सपेंस माना? इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव को। अमाउंट कितनी है? 2 मिलियन। रीजन, एज इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। बस, इस तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। वो इतनी तो लिख लोगे, ये रहे तो भी ठोस। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप 17 मिलियन। अब ये डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं लेके जा रहे। ठीक है जी। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप 17 मिलियन। अब ये जरा पढ़ो, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? ऑल्दो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। है ये डेवलपमेंट एक्टिविटी? देखो एग्जामिनर को बताओ कि हमें पता है ये डेवलपमेंट एक्टिविटी है, नहीं है कि सानू पैरा भूल गया। बट it incurs before recognition criteria meeting date. That's why it will be recorded in profit and loss. समझ आ गई बात की? अगला पॉइंट, ये ले गए, ये ले गए, ये तीनों चलेंगे। उसमें ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट के बारे में क्या बताएंगे? इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या वजह बताएंगे? कॉस्ट जो है हम पहले ऐसा है कि हम सर्च है कि नहीं करते, क्या नहीं करते? कभी से रिकॉर्ड नहीं करते ब्रांड। वजह दस नहीं भाईजान, स्टेटमेंट नहीं देनी, वजह। अवेलेबल नहीं है कि यार हमने रिसर्च में कितने दिखाई थे। ये बेसिकली ब्रांड है और ये हम खुद बिल्ड कर रहे हैं, बाय नहीं किया। तो हम ये लिखेंगे इट इज, इसको हम या क्या यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे, ये मार्केटिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? ब्रांड बिल्डिंग से क्या मुराद है? मार्केटिंग कर रहे हैं आप, सादा अल्फाज में अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इट इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, मार्केटिंग करने वाला कर रहे हैं, अब पता नहीं फ्यूचर में फायदा हो या ना हो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, बड़ा कामयाब शानदार प्रोडक्ट है, आपने ब्रांडिंग भी कर दी, पूरे पाकिस्तान में हर बड़े बड़े स्टार को बुला लिया कि जनाब आओ हमारे प्रोडक्ट की जनाब एक ऐड बना दो। उस स्टार को पैसे दे रहे हैं, जियो को पैसे दे रहे हैं, ARY को पैसे दे रहे हैं कि भाईजान ये चलाओ। PSL में टूर्नामेंट में तमाम लोगों का जी अपने बल्ले पे हमारा ये ब्रांड का लोगो लगाए, सबको पैसे दे रहे हैं। तो क्या इससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमारा ब्रांड से बनाया हुआ प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ब्रांड बना दिया, लेकिन हम ये नहीं तय कर सकते कि इसकी वजह से हमारा कितना प्रोडक्ट सेल होगा। तो समझ आइए कि नहीं आई? तो हम कहेंगे कि ये जो ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट है सटल कॉस्ट में, ये क्या है? ये एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि उस एक्टिविटी पे जितना मर्जी खर्चा कर लें, हमें कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं। कंट्रोल से क्या मुराद है? क्या कस्टमर के जहन को हमने कैप्चर कर लिया है? कंट्रोल से मुराद तो यही है ना कि ऐसी कस्टमर फोन करेंगे भाईजान शाम तो 12 बजे तो पहले पहले चीजें परचेज कर लो, सारे पाकिस्तान के कस्टमर आ जाए, फिर हम कहेंगे हाँ जी कंट्रोल है हमारा। समझ आइए? तो हम ये नहीं कह सकते। अगला पॉइंट, सैलरीज एंड ओवरहेड, पहले 3 महीनों का खर्चा। एग्जाम्पल क्या देंगे? दिस एक्सपेंस वर इनकर्ड बिफोर मीटिंग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंस आउट। ये सवाल समझ आया बच्चों? और बोलो तो सही कि कौन कौन सी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगी, और जो नहीं बनेंगी उसकी अमाउंट बताएं और उसका रीजन बताएं।
ये सवाल आया था कब? 2021 में आया था ये सवाल। कब आया था? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अम्यूज लिमिटेड। अम्यूज लिमिटेड का सवाल है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इन 2020 AL started development of a new product. The recognition criteria for capitalization of internally generated intangible asset was met on यकम जनवरी 2021। कब डेवलपमेंट शुरू कर दी थी हमने? 2021 में, 20 में। लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। क्राइटेरिया मीट जाके कब हुआ है? यकम जनवरी 2021 में हुआ। इसका मतलब है 2020 में होने वाला जितना भी खर्चा है वो सारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और 2021 के पहले दिन ही क्या हो गया? क्राइटेरिया मीट हो गया। यहां तक की बात सुन लगी। On this date, AL started development of a plant which completed in 3 months. कितने महीने में प्लांट डेवलप हो गया? It is pilot plant for testing the new product and is not of a scale economically feasible for commercial production. ये कौन सा प्लांट है जी? ये इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में फॉल करेगा कि टेंजिबल में? हाँ जी, इंटेंजिबल या टेंजिबल? आवाज नहीं आई। इंटेंजिबल में होगा, क्यों? हाँ, इस प्लांट से कुछ नहीं प्रोड्यूस होना। ये तो बस हम अपने घर में पंगे ले रहे हैं। अगर पंगे कामयाब हो गए तो बड़ा प्लांट बनाएंगे। वो प्लांट जाएगा IS 16 में। और बात समझ आ गई है? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बात हुई है ना पायलट प्लांट की, तो बड़े प्लांट की भी तो बात हो सकती थी। पायलट प्लांट की बात क्यों की? क्योंकि इस प्लांट से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन है नहीं हो सकता। फिर AL incurred cost of 3 million and 7 million on design and construction of plant respectively। हाँ जी, इस 3 मिलियन का क्या करना है और 7 मिलियन का क्या करना है? पैन लगी मौत। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ जी बस बच्चों, आई कैप एग्जामिनर सीधी सीधी ये लाइन उठाई है, ध्यान से देखो। सारी लाइन आई कैप एग्जामिनर लिखी हुई है, सारी लाइन। इसको गौर से पढ़ लो। यहां से लेके यहां तक। समझ लगी? आई कैप एग्जामिनर कहां से उठा के सवाल बना रहा है ये पता होना चाहिए। तो पता चलेगा कि आई कैप एग्जामिनर इस लाइन से बाहर नहीं गया। उसने वर्डिंग भी ये वाली इस्तेमाल की है, लेकिन पेपर में अगर आपको ये लाइन ही ना मिली तो तुझे तो गए। तो ये लाइन हिफज होना बड़ा जरूरी है। डेफिनेटली क्राइटेरिया मीट हुआ होगा तो पायलट प्लांट बनाया ना। AL expects to operate the plant for 2 years till end of development phase। 2 साल तक डेवलपमेंट चलनी है सादा अल्फाज में। ड्यूरिंग 2021 AL incurred 5 million in operating the पायलट प्लांट। अच्छा, ये बताया नहीं आपने 3 मिलियन का और 7 मिलियन का क्या करेंगे? ये दोनों कैपिटलाइज होंगे। आई क्या आपने लग रहा था इसलिए बताया है कि आप में से कुछ लेजेंड ऐसे होंगे
वो कहेंगे 3 मिलियन रिसर्च, 7 मिलियन डेवलपमेंट। तो ये वही लेजेंड होंगे कि सर पहले रिसर्च आती है, बाद में डेवलपमेंट आती है, पहले डिजाइन है, बाद में कंस्ट्रक्शन है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन कंस्ट्रक्शन दोनों। अच्छा, इस 5 मिलियन का क्या करें? ये क्या होगा? नहीं होगा, खोते हो। यहाँ पे देखो जरा, ऑपरेशन की बात हुई है कहाँ पे? हाँ लिखा हुआ, ठीक है। वाह, यहाँ तक की बात में लगी बच्चों। अच्छा, अब उसने क्या मांगा है? एक्सप्लेन कहने लगी मौत। उसने नहीं कहा एंट्रियां पास करो, वो कहते हैं एंट्रियां पास कर करके तुम बुढ़े हो गए। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एंट्री बड़ी पास की, FR1 में बड़ी एंट्रियां पास की। यहाँ पे क्या करो? एक्सप्लेन करो हाउ each of the above transactions should be accounted for in the financial statement of AL for the year 31 दिसंबर 2021 in accordance with the requirement of। कितने नंबर का सवाल है जी? 9 नंबर का सवाल। हाँ जी, करें जी एक्सप्लेन। क्या क्या अंग्रेजी आपके दिमाग में आ सकती है, बताएं शाबाश। हाँ जी, कुछ तो पल्ले पड़ना चाहिए, कुछ तो 2-3 लाइनें तो लिख लो कम से कम। लिखो लिखो लिखो। अंग्रेजी क्या, भावे टूटी भजी लिखो, भावे छोटी छोटी करके लिखो, अंग्रेजी लिखनी है। क्योंकि पेपर में आपको आई कैप ने पूछ लेना एक्सप्लेन। हाँ जी, हो गया? क्या लिखा आप ध्यान रख दोस्त। क्या लिखा है? अगला सवाल ही करना है। And cost of design and construction of not will be kept in the right full amount 3 and 7 million. वह लिखे ना एज, एज वहां लिखे जब बाद में रीजन भी देनी हो। Sir, as recognition criteria is met on first January 2021, all the costs in these 3 months will be. मेरे को ये तो बताया ही नहीं कि डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनल प्लांट है कौन सी एक्टिविटी। वो आगे बढ़ने पे नहीं जाते हैं। तो बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। Cost of design and construction of plant will be capitalized in full amount 3 and 7 million, and it is on the deed. You are हाँ तो लिखा ही नहीं तू। लिखा हुआ है सर, देख लिखा नहीं हुआ है। देख ले हैं? देख ले। अच्छा आगे। Additionally, 5 million operating cost of pilot plant will be also be added to the development. Total amount will be showed as 10 million. नहीं तो F5 के लिए तो 3 मिलियन 7 मिलियन तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तीनों एक ही एक्टिविटी है। कौन सी? तीनों को ऐसा रहता है। शाबाश, हमने कहा लस्सी बनाइए, एक सफर पूरा होना चाहिए। लास्ट में यही तो बोला डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन तीनों क्या है? डेवलपमेंट एक्टिविटी। डेवलपमेंट एक्टिविटी की एक ही लाइन में तीनों बातें लिखी हुई, तो उसी की तीनों इकट्ठे ले लो। 3 नंबर में नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, अब अगला पॉइंट, बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती।
आपने इसके बाद क्या होना होता है वो भी आपने दिमाग में रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मुकम्मल हो जाएगा प्लांट, उसके बाद फिर क्या करेंगे? डेवलपमेंट फेज मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद क्या करना होता है? उसमें क्या करना होता है? क्या करना होता है? अकाउंटेंट ने क्या करना होता है? प्रोडक्शन करनी है। ये इंटेंजिबल एसेट है ना, इसका क्या करना है? अमोर्टाइजेशन। तो हम ये भी कहेंगे उसके साथ में कि जब इसकी डेवलपमेंट फेज मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद ये जो एसेट आपने जमा किया है 3, 7 और 5, ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी ना, इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी ओवर इट्स यूजफुल। ठीक है, तो जो हो रहा है वो तो हमें बताना है, इसके बाद फ्यूचर में इसका क्या होगा वो भी बताना है। जब भी आपसे आगे आप कहना कि एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन में सिर्फ ये नहीं करना जो लिखा हुआ वो बता रहे। अब बताएं इस अमाउंट का फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा। हम कहेंगे इसी अमाउंट को फ्यूचर में क्या करेंगे, खत्म करेंगे मोटाइज कर ओवर यूजफुल। और समझ आ गई बात? एक्सप्लेनेशन जब भी कॉल की जाएगी आपसे, हमेशा आपने यही करना है, एक तो जो हो रहा है वो बताओ, और एक जो फ्यूचर में होगा इस अमाउंट का। देखो एक तो अमाउंट फ्यूचर में लगनी है, उसका तो हमें पता ही नहीं, लेकिन इस अमाउंट का फ्यूचर में क्या होगा। समझ आई बात? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 6। ये जरा पढ़ो। कॉस्ट इनकर्ड ऑन पायलट प्लांट शुड बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल as it falls under development activity as criteria for capitalizing development cost has been met. All cost designing, construction and operation incurred on pilot project should be capitalized as an intangible. बात खत्म होगी। आगे amortization will begin, अब ये तो फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर भी डिस्कस कर रहा है। amortization will begin once development activity ends and commercial production starts over the life of it. समझ आइए, यहाँ पे जाके पहला पॉइंट आपका खत्म हुआ। और तरीका वारदा समझ आया? पॉइंट नंबर 2, on 1 March 2021, AL acquired a patent with indefinite life in exchange for its old equipment and cash consideration of 25 million. एक्सचेंज ऑफ एसेट का टॉपिक आ गया, फेयर 1 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पेटेंट लिया जी, उसकी लाइफ क्या है? इस पे मोडाइजेशन तो नहीं होगी। बेचा क्या है? ओल्ड इक्विपमेंट। और कैश दिया कितना? 25। The fair value of the patent and equipment were assessed at 57 million and 35 million respectively. On the date of exchange, the equipment had carrying value of 30 million. AL believes that its future cash flow will change as a result of this exchange. AL incurred cost of 2 million for transferring the title of the patent to its name. हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो एक्सचेंज वाला कंसेप्ट दिमाग में लेके आओ। मुझे बताओ ये पेटेंट आपको कितने का पड़ा? पढ़ो, 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, 4 दफा पढ़ो। हाँ जी, ये पेटेंट आपको कितने का पड़ा बच्चों? 60 का। 60 का कैसे पड़ा? फेयर वैल्यू किसकी लेनी है? पेटेंट की, अपने एसेट की? कितने का था?
60। क्या 60 फाइनल फिगर है? क्या करेंगे? ये वाली कॉस्ट भी बच्चों उसमें आएगी, तो फाइनल फिगर क्या होगी? अब अगला पॉइंट, बस ये बताएंगे द कॉस्ट ऑफ पेटेंट विल बी 62 मिलियन, बस। हाँ, और क्या बताएंगे? उसको मोडाइज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इंडेफिनिट यूजफुल है, बस ये बताएंगे। और इम्पेयरमेंट, जब भी कोई इंटेंजिबल एसेट जो इनडेफिनिट लाइफ रखता है, अमोर्टाइजेशन तो नहीं होगी, लेकिन इम्पेयरमेंट का जिक्र जरूर करना है, वरना एग्जामिनर यही समझेगा तीनों सही तरह है, इंटेंजिबल नहीं आता। समझ आ गई बात? ये जरा देखो, दिस एक्सचेंज हैज ए कमर्शियल सब्सटेंस एंड फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड चेंज एज रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज। ये तो भूल जाओगे, आप लिख सकते हैं, ये तो नहीं आपसे लिखा जा। देयर फॉर एक्सचेंज शुड बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू। आप रिकॉग्नाइज तो फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं, लेकिन लिखा आपसे ये भी नहीं जाना। हाँ, मैक्सिमम ये लिख सकते हैं, पेटेंट शुड बी रिकॉर्डेड एट 60 मिलियन। अब ये, हाँ जी, सम ऑफ फेयर वैल्यू इक्विपमेंट गिवन अप 35 मिलियन एंड कैश कंसिडरेशन 25 मिलियन। सिर्फ आप यहां से शुरू कर सकते हैं, पिछली दास्तान नहीं आप लिख सकते। फर्दर कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ 2 मिलियन शुड ऑल्सो बी added to cost of patent. No amortization will be charged on the patent due to indefinite life. However, the patent will be tested for impairment. समझ आ रही है जी? ये बात आप लिख सकते हैं। चलो जी, आज के लिए इतने काफी है, कल चले से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जमान आप मुझे बताएं, समझ आ गई बात आपको? ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।